बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स शॉर्ट्स के थे क्वेश्चन 5 to 8 वो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपसे कहता है कि इसने कुछ एच आइंस की और ओ एच आइंस की कंसनट्रेशंस दी हुई है और आपको इन तमाम कंसनट्रेशंस को स्टडी करते हुए ये बताना है कि आइदर ये जो सब्सटेंसेज हैं ये आपके एसिडिक नेचर के होंगे या बेसिक नेचर के होंगे या फिर ये न्यूट्रल होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सब्सटेंस एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, उनकी जो बेसिक इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि हमारे पास 0 से लेकर 14 तक के जो हैं कंसनट्रेशंस होती है। इसमें सेंटर होता है हमारे पास 7। तो 7 जो है ये हमारा न्यूट्रल होता है। 7 से लेस देन, 0 से बड़े और 7 से लेस देन होंगे हमारे पास एसिडिक, और 7 से ग्रेटर देन और लेस देन 14 ये होंगे हमारे पास बेस। एक मरतबा फिर से समझ लीजिए कि आपका जो स्केल है वो 0 से लेकर 14 तक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 7 जो ये सेंटर है ये होता है न्यूट्रल सब्सटेंस। तो अगर कोई भी सब्सटेंस 7 pH कंटेन करता है तो इट मीन्स कि वो न्यूट्रल होता है। अगर उसकी pH लेस देन 7 होती है, 0 से बड़ी हो मगर लेस देन 7 हो तो वो एसिडिक होगा, और अगर उसकी pH ग्रेटर देन 7 हो मगर 14 से लेस देन हो तो वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो अब इसके बिहाफ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट कंसंट्रेशन है मेरे पास 1 एक्सपोनेंट -4 मोल पर डीएम3। तो आपकी बुक में पेज नंबर 25 पर एक पूरा चार्ट बना हुआ, उसके अकॉर्डिंग से आप चेक करेंगे तो ये pH बनती है 4। तो क्योंकि pH 4 है इसका मतलब ये सब्सटेंस कैसा हुआ, ये हुआ एसिडिक, ठीक है। इसी तरीके से अब दूसरी देखिए, इसकी एच की कंसंट्रेशन है 1 एक्सपोनेंट -11। हम pH की टेबल में जाके चेक करते हैं तो ये pH बनती है हमारे पास 11। इसका मतलब ये सब्सटेंस कैसा हुआ, ये हुआ हमारे पास बेसिक नेचर का, ठीक है। थर्ड कंसंट्रेशन को देखें, ये है 1 एक्सपोनेंट -9 मगर ये है OH आयन की कंसंट्रेशन। तो इसको भी हम pH टेबल में जाके चेक करते हैं, ये बनता है 5, यानी ये सब्सटेंस क्या हुआ हमारे पास, एसिडिक, ठीक है। अब लास्ट हम देखते हैं कंसंट्रेशन, OH आयन की कंसंट्रेशन है 1 एक्सपोनेंट -3 मोल पर डीएम3। ये pH टेबल के हिसाब से बनता है 11। तो आप इसको सीधा सीधा लिखेंगे, ये क्या है, बेसिक है, ठीक है। इसमें कोई ख़ास काम नहीं करना, सीधा हमने pH टेबल पे जाना है, चेक करना है, ठीक है। चेक करने के बाद हम देख लेते हैं कि ये एसिडिक है, बेसिक है, क्या है, इस pH के अकॉर्डिंग में हमें पता चल जाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में इसने आपसे एक बात कही है कि जो आयोनाइजेशन इक्वेशन है वाटर की, इसको ज़रा एलोबरेट करना है, ठीक है, यानी कि आपको समझाना है। तो सबसे पहले तो देखिएगा कि जब हम ये वाला वाटर आयोनाइजेशन इक्वेशन समझ रहे हैं तो हमें जो वाटर चाहिए वो चाहिए प्योर वाटर। तो प्योर वाटर जो हम लेंगे तो ये इस तरीके से डिसोसिएट होगा H आयन में, और साथ पे क्या बनाएगा, ये OH आयन, ठीक है। तो ये जो वाटर है जब भी डिसोसिएट होता है तो H आयन में और OH आयन में डिसोसिएट होता है। तो अब आपने अगर देखना है तो आपको पता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में सिखाई थी डिटेल में, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बन रही है, ये हमारे पास H आयन और ये हमारे पास OH आयन, ठीक है। और जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो क्या चीज़ है, वो है हमारे पास वाटर, ठीक है। अब फर्ज कर लीजिए कि मुझे क्योंकि मालूम करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट वाटर के लिए, तो मैं क्या करूँगी, ये जो Kc है इसको यहीं रखूँगी, ये वाटर इसके साथ यहाँ पर ले जाकर मैंने सीधा सीधा क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये वाटर की कंसंट्रेशन आ गई, Kc के साथ मल्टीप्लाई हो गई, और इसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ बचती है वो क्या बचती है, H आयन यानी प्रोडक्ट बचता है, और OH आयन, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास बाकी बच जाती है। अब आपको पता है कि जो H आयन है और जो OH आयन है, एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, ये है Kw, ठीक है। Kw का मतलब क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वाटर के लिए, मतलब H आयन और OH आयन किसके बराबर होगा, Kw के बराबर होगा। तो अब हमने क्या करना है, ये Kc हमने ऐसा ही रखना है, ये हमने रखना है यहाँ पे वाटर, ठीक है। तो अब जब हम इसको देखते हैं, Kw को चेक करते हैं, तो हम ये चेक करते हैं कि लिस्ट के हिसाब से इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 × 10⁻⁻14 मोल पर डीएम3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये Kw हुआ हमारे पास वो किसके बराबर हो गया, 1 × 10⁻⁻14 मोल पर डीएम3। तो इस तरीके से हम क्या चीज़ बना लेते हैं, आयोनाइजेशन इक्वेशन वाटर की जो है इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। मज़ीद अगर इसकी इक्वेशंस में आप और अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करना चाहते हो
तो आपकी बुक के पेज नंबर 24 पर ये मौजूद है। मैंने तो बिल्कुल ब्रीफ करके आपको समझा दिया क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था, ठीक है। इससे मैंने आपको बता दिया कि जब भी वाटर डिसोसिएट होता है तो किस तरीके से 1 × 10⁻⁻14 मोल पर DM³ हमें मिल जाता है, जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वाटर का। और इसी के बिहाफ पे जो pH स्केल है ये हम बनाते हैं 0 से 14 तक, ठीक है। अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें मेरे पास तकरीबन 4 डेफिनेशंस हैं, ठीक है। अभी जो 4 डेफिनेशंस हैं, अगर आप उसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे पहले इस लिस्ट में जो डेफिनेशन मौजूद है वो है pH की, ठीक है। pH क्या चीज़ होती है? ये होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्या चीज़ है ये? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा, मज़ीद अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि जो pH होता है इसकी मदद से आप किसी भी सब्सटेंस को उसकी एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल प्रॉपर्टी जो है इसकी जजमेंट कर सकते हैं। तो pH होता है पावर ऑफ H आयन कंसंट्रेशन। इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है? pH = -log H आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं? किसी भी सब्सटेंस की pH मालूम करते हैं। और अगर हम वर्डिंग्स में कहेंगे तो ये पावर ऑफ H आयन कंसंट्रेशन होती है और इसको निकालने की मदद से हमें एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल नेचर किसी भी सब्सटेंस की मालूम हो जाती है, ठीक है। दूसरी जो डेफिनेशन है इसमें pH के बाद, वो मेरे पास है इस वक्त इंडिकेटर। ये इंडिकेटर क्या होते हैं? जैसा कि नाम ही बता रहा है, इंडिकेटर यानी किसी चीज़ को शनाख्त करने वाले। अब केमिस्ट्री में इंडिकेटर्स क्या होंगे? मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जब वो कंप्लीट हो रहे होते हैं तो हम आसानी से उसके बारे में पता नहीं कर सकते। उसको पता करने का आसान तरीका या तो कलर चेंज हो या कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में बताया था, लिटमस पेपर का टेस्ट होता है। रेड कलर और ब्लू कलर का लिटमस पेपर अगर किसी सब्सटेंस में डाला जाए और अपना कलर चेंज करे तो आप फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसी तरीके से टाइट्रेशन का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें 1-2 इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि फिनोल्फ्थलीन है या फिर मिथाइल ऑरेंज है। ये क्या चीज़ होती है? इंडिकेटर होती है। अब एक्चुअल में क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक एसिड या फिर ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि इंडिकेटर क्या है तो एक्चुअल में ये ऑर्गेनिक एसिड या फिर ये ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कलर चेंज हो तो उसको फ़ौरन से ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं और आपको बता देंगे कि एसिड से बेस में जा रहे हैं हम या बेस से एसिड में जा रहे हैं या फिर हम न्यूट्रल में जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल जाता है। जो कॉमन इंडिकेटर हमारे टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल्स में इस्तेमाल होता है उसका नाम होता है फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी तीसरी डेफिनेशन की तरफ। तीसरी जो डेफिनेशन है ये आपसे पूछती है न्यूट्रलाइजेशन क्या है। मेरे ख्याल से सबसे आसान सवाल है अभी तक के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है। देखिए, जब भी कोई एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, यानी कि एसिड रिएक्शन करेगा बेस के साथ, एज अ रिजल्ट वो क्या करेगा? सॉल्ट बनाएगा और साथ में बनाएगा वाटर। तो क्योंकि एसिड ने बेस से रिएक्शन कर लिया, सॉल्ट एंड वाटर प्रोडक्ट बन गई। अब इस सॉल्ट के अंदर ना तो एसिड की प्रॉपर्टीज़ मौजूद है ना बेस की प्रॉपर्टीज़ मौजूद है, बल्कि एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बन गई है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें एक न्यूट्रल प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, इसे क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन। जो नेक्स्ट मेरे पास डेफिनेशन है दैट इज़ द टाइट्रेशन। 80% बच्चे आपको टाइट्रेशन जो है ना, आप न्यूट्रलाइजेशन को, टाइट्रेशन को मिक्स कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, टाइट्रेशन में क्या होता है कि आपके पास 2 सब्सटेंसेस होते हैं, डेफिनेटली एक एसिड होता है, दूसरा आपके पास बेस होता है। लेकिन इसमें एक की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम हमें पता होता है, दूसरे की सिर्फ और सिर्फ हमें वॉल्यूम टाइट्रेशन करके पता चलता है और हम अननोन कंसंट्रेशन मालूम करते हैं। यानी टाइट्रेशन वो टेक्निक है जिसकी मदद से हम एक अननोन कंसंट्रेशन किसी सब्सटेंस की विद द हेल्प ऑफ नोन कंसंट्रेशन ऑफ एन अदर सब्सटेंस फाइंड आउट करते। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट कर लीजिए कि फर्स्ट एक आपके पास एसिड है, उसकी कंसंट्रेशन C1 है और उसका जो वॉल्यूम आपने यूज़ किया, लेट सपोज आपने 10 ml यूज़ किया तो उसका वॉल्यूम हो गया V1, ठीक है। अब जो दूसरा सब्सटेंस है इसकी कंसंट्रेशन तो आपको पता ही नहीं है क्या है, तो आप C2 रख देते हैं। अब क्योंकि C2 पता ही नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको X लिख देती हूँ, ठीक है। X का मतलब है ये अननोन है। जबकि वॉल्यूम कैसा आ जाता है? हम टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशन पर जो ब्यूरेट रेटिंग होती है वो हमारे पास वॉल्यूम आ जाती है, इसको V2 कहा जाता है और मैं शॉर्ट में कर देती हूँ इसको ब्यूरेट रेटिंग, ठीक है। तो अब जब आपको इस अननोन की कंसंट्रेशन यानी X की कंसंट्रेशन मालूम करनी तो उसका तरीका क्या होगा? C1 V1 को अपनी जगह से नहीं छेड़ना आपको, और ये जो ब्यूरेट रेटिंग है ये नीचे ले जाके आप डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको अननोन की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी और ये जो टेक्निक है ये क्या कहलाएगा? टाइट्रेशन कहलाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में इसने आपसे क्वेश्चन किया है कि बफर्स क्या होते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या होती है और आपको एवरीडे लाइफ में उसकी एग्जांपल देनी है। तो देखिए, आपको मैंने जो
फर्स्ट आप पार्ट करवाया था इस वीडियो का, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में एक चीज़ बताई थी, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो बफर्स एक्चुअली क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में पीएच में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। यानी अगर पीएच चेंज होने वाला होगा ना, तो उसमें रेजिस्टेंस जो है वो उसने किसने क्रिएट करना है, बफर सॉल्यूशन से क्रिएट करना है, ठीक है। तो अभी जो बफर सॉल्यूशन होते हैं ये एक्चुअली होते क्या है, या तो ये होते हैं कोई से भी वीक एसिड और इस वीक एसिड के साथ इसका होता है कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। या तो इसकी कंपोजिशन ये हो जाती है, यानी कि ये वीक एसिड प्लस इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, या ये वाइस वर्सा होगा, यानी बिल्कुल इसकी अपोजिट होगा, यानी कि ये वीक बेस होगा, ठीक है। और इसके साथ जो चीज़ कंबाइन होगी वो क्या होगी, इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो ये इसकी कंपोजिशन होती है। काम क्या होता है इसका, कि पीएच में रेजिस्ट करता है। अगर थोड़ी सी आप कंसंट्रेशन चेंज करना चाह रहे हैं और आप इसमें कोई सोल्यूशन डाल दें कि इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाए बफर में, तो वो नहीं होती, वो रेजिस्ट करता है उसको, ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि ये होता है वीक एसिड या फिर इसका कॉन्जुगेट बेस या फिर वीक बेस और इसका कॉन्जुगेट एसिड, इसका काम क्या होता है, आपकी बुक में तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है कि हमारे ब्लड में जो ये हीमोग्लोबिन होता है, इसमें प्लाज्मा भी मौजूद होता है, हमारे खून में इसमें हीमोग्लोबिन भी मौजूद होता है। तो इनकी जो पीएच है इसको हमने कांस्टेंट रखना होता है। तो जो हमारी बॉडी में बफर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस पीएच को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको जनरल बता रही हूँ कि पीएच स्टैंडर्ड जो ब्लड की होनी चाहिए ना, वो 7.4 होनी चाहिए, किसकी, ब्लड की, ठीक है। अब इसमें 19-20 थोड़ा सा फर्क हो सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी की पीएच 6.8 से लेकर 7.8 के अंदर अंदर आ रही है तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर इससे कम जा रही है, उससे ज़्यादा जा रही है, तो डेथ हो सकती है इंसान की। तो बफर्स ने क्या करना होता है कि पीएच को मेंटेन करना होता है इसने। और क्योंकि ये तमाम बफर्स बॉडी के अपने अंदर बन रहे होते हैं, तो इसी वजह से हमारी बॉडी की जो ये सीरम है, प्लाज्मा है, इन सब की जो पीएच है ये मेंटेन रहती है। ये तो हमारी बुक पे मौजूद है, ठीक है, इसका आंसर। अच्छा, दूसरे भी 2-3 यूजेस हैं बफर्स के, वो मैं आपको बता देती हूँ इधर। बफर्स जो कॉमन दूसरे यूजेस हैं इसके, वो कहाँ हैं, शैम्पू पे हैं, बेबी लोशन में, और इसके अलावा ब्लड सीरम मैंने आपको बता दिया। शैम्पू में क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो हेयर्स होते हैं इनकी पीएच को मेंटेन करना होता है। अच्छे से अच्छा शैम्पू एल्कलाइन होता है, उसमें बफर्स को इसलिए ऐड किया जाता है ताकि वो बालों की टेक्सचर को ख़राब ना करे। इसी तरीके से बेबी लोशन है। अब आपको पता है कि बच्चे जो है उनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनको नेपी रैशेस भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो इनकी जो लोशन या जो बेबी प्रोडक्ट होता है इसमें ख़ास तौर पर बफर्स इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि इनकी स्किन के साथ कॉन्टेक्ट करके कोई एडवर्स रिएक्शन ना करें। और नंबर 3 मैंने आपको बताया हमारा ब्लड सीरम है, इसमें अगर पीएच का एक नॉर्मल लेवल मेंटेन नहीं रहेगा तो डेफिनेटली मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिशिएंसी हो जाती है और उससे बीमारियां क्रिएट होती हैं और बाज़ औक़ात इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो जो बफर है इनको हमारी जो एवरीडे लाइफ है इसके ये 3 यूजेस हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आज की वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके बावजूद अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि आपने अच्छे से नहीं अंडरस्टैंड किया, आप उसको मज़ीद समझना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला न्यूमेरिकल्स जो है उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।